नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा त्रिपाठी फिर से आपके सामने ठाकुर पब्लिकेशन हाउस की बुक समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें हम बिहार पाठ्यक्रम के बच्चों के लिए यहाँ पे लेक्चर आपके लिए डालते हैं। इसके पहले हमने मानविकी उन्मुखीकरण की उत्पत्ति, विशेषताएं, इसके संदर्भ में आपको जानकारी दी थी। अब यहाँ पे हम मानविकी उन्मुखीकरण के उपागम के बारे में आपको बताएंगे। समाजशास्त्र को विज्ञान के अतिरिक्त मानवीय क्रियाओं के द्वारा समझना आवश्यक होता है, क्योंकि समाजशास्त्र में हम मानवीय क्रियाओं, मानवीय व्यवहार और मानव समाज का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र के जो निम्नलिखित उपागम है, उसमें पहला है प्रघटना शास्त्र। प्रघटना शास्त्र क्या होता है? प्रघटना शास्त्र में ये क्या है? दर्शन शास्त्र की एक विधि है, जिसका प्रारंभ जो है वो व्यक्ति से होता है और व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा जो भी अर्जित करता है जो ज्ञान अर्जित करता है, उसको संयोजित किया जाता है प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत। इसमें एडमंड हुर्सल ने बताया है कि इसमें समाज में होने वाली घटनाओं का अध्ययन, विचारों और सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो अप्रोच है या उपागम, आमूल परिवर्तनवाद। आमूल परिवर्तनवाद, इसमें यहाँ पे यह माना गया है कि समाज जो है वो परिवर्तित होता रहता है, समाज में होने वाली घटनाएं परिवर्तित होती रहती हैं। उसके अंतर्गत समाज में जो वर्ग है उनमें भी परिवर्तन आता रहता है। यहाँ पर इस उपागम के अंतर्गत समाज के कमजोर, शोषित वर्गों का अध्ययन करना और उसकी स्थिति में सुधार लाने से है। रेडिकल समाजशास्त्रियों के अनुसार संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम यह मानकर चलता है कि सामाजिक ढांचे के सभी भागों के अपने निर्धारित प्रकार्य होते हैं। यहाँ पर सामाजिक ढांचे मतलब समाज के चारों वर्गों के एक निर्धारित कार्य होते हैं समाज को चलाने के लिए, और इस पर बल देते हुए सामाजिक जीवन संगठित रहता है। जब हर समाज का प्रत्येक वर्ग अपना अपना काम करता है तो सामाजिक जीवन क्या है? संगठित होता है। इसके विपरीत वर्तमान की बदलती हुई परिस्थितियों में सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाकर एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सकता है जो सभी प्रकार के पक्षपात और शोषण से स्वतंत्र हो। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि चूंकि समाज में परिवर्तन होता रहता है, तो वर्तमान परिस्थितियां जो सामाजिक संरचना में बदलती हैं, उनमें परिवर्तन लाकर एक ऐसे नए समाज का निर्माण किया जा सकता है जिसमें सभी प्रकार के वर्गों और कमजोर वर्ग जो हैं उनका शोषण ना हो और वो सभी तरह से पक्षपात रहित होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को व्यापित कर सके। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से क्या तात्पर्य है? हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया है, और हर्बर्ट ब्लूमर ने इस उपागम को विकसित किया है मीड के साथ मिलकर। इसमें व्यक्ति समाज में अपने व्यवहारों को प्रतीकों के माध्यम से समझता है। ठीक है। प्रतीक का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? प्रतीक का तात्पर्य व्यक्ति के रिलेशनशिप या सामाजिक संबंधों से है। किस तरह के सामाजिक संबंध है और उन सामाजिक संबंधों के माध्यम से किस प्रकार से वो व्यवहार करता है। यहाँ पर हम प्रतीक का अर्थ इससे लगाते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बताया भी है कि व्यक्ति समाज में अपने विचारों और व्यवहारों को प्रतीक के माध्यम से समझाता है। अगर हम उदाहरण के रूप में समझें तो हमारे विषय में जैसा लोगों द्वारा सोच विचार और अनुभव किया जाता है, उन्हीं के अनुसार सामाजिक संबंधों और क्रियाओं का स्वरूप निर्धारित होता है। मतलब जैसे जैसे हम व्यवहार करते हैं या लोग हमारे व्यवहार के बारे में सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उसी के आधार पर सामाजिक संबंध और क्रियाओं का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है
लोक पद्धति शास्त्र। लोक पद्धति शास्त्र में हैरोल्ड गारफिकल ने बताया है कि यह जीवन जीने के तरीके में दिन प्रतिदिन जिन नियमों का हम उपयोग करते हैं वह लोक पद्धति शास्त्र कहलाता है। जीवन जीने के तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, हर व्यक्ति भिन्न होता है और उसके तरीके भी भिन्न होते हैं, लेकिन जीवन जीने के वे तरीके जिससे समाज प्रभावित होता है, हम यहाँ पर उन नियमों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे अब एक नए पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उपागम के आगे समाजशास्त्र का इतिहास और विकास। इसमें हम जानेंगे कि समाजशास्त्र का विकास कब से हुआ। इसके पहले भी हमने जब समाजशास्त्र क्या है पढ़ा था, तो उसके पूर्व के उत्पत्ति के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि उसके पूर्व समाजशास्त्र किन अर्थों में समाज को किन अर्थों में समझा जाता था या उसका अध्ययन किया जाता था। इंट्रोडक्शन में जैसा कि लिखा ही है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय क्या है, फ्रांस के विद्वान अगस्त काम्टे को दिया जाता है। इन्होंने सन 1838 में समाजशास्त्र का नाम दिया और विज्ञान परिवार से अलग नाम, स्थान रहित क्रमबद्ध ज्ञान की प्राय सुनिश्चित शाखा के रूप में समाजशास्त्र को शताब्दियों पुराना नहीं बल्कि इसे अन्य विज्ञानों पर निर्भर माना जाना चाहिए। ठीक है, समाजशास्त्र में क्या है, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसका व्यवहार सदा ही सामाजिक नियमों द्वारा प्रभावित होता आया है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है, समाज के प्रति जानकारी प्राप्त करने की लालसा बनी रहती है। अगस्त काम्टे जो समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने 1838 में ही इसे समाजशास्त्र का नाम दिया था। इन्होंने बताया कि ये समाज का क्रमबद्ध ज्ञान है। इसमें मनुष्य के सामाजिक व्यवहार और सामाजिक जो उसके व्यवहार है वो सामाजिक नियमों द्वारा प्रभावित होते हैं और हम उन्हीं सामाजिक नियमों का इसमें अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई। इतिहास में वर्तमान समय में समाजशास्त्र को निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था, जिसमें बताया गया है कि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है और यह ध्यान रखना चाहिए कि 1838 से भी पहले सामाजिक संबंधों और मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता था। 1838 में अगस्त काम्टे ने इसे समाजशास्त्र का नाम दिया, लेकिन इसके पहले भी समाज था, व्यक्ति थे और मानव थे। मानव के व्यवहार का अध्ययन तब भी होता था, लेकिन वो किस रूप में होता था यहाँ पर हम समझते हैं। समाजशास्त्र में प्लेटो की कृति द रिपब्लिक को अनमोल कृति के रूप में माना जाता है। उन्होंने नगरीय समुदाय के अलग अलग पहलुओं का विश्लेषण किया और उन्होंने यह बताया कि व्यक्ति जिस समाज में जन्म लेता है, जिसमें पलता है, उसका व्यवहार उसी समाज की उपज होती है। ठीक है, तो समाजशास्त्री प्लेटो ने क्या बताया है कि उन्होंने सबसे पहले तो नगरीय समुदाय का अध्ययन किया है, उसके बाद उसका विश्लेषण किया और यह बताया कि व्यक्ति जिस समाज में जन्म लेता है उस समाज के अकॉर्डिंग ही उसका व्यवहार होता है, जिसे हम सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया इसके आगे हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब समाजशास्त्र के विकास की दूसरी अवस्था। समाजशास्त्र के विकास की दूसरी अवस्था में 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो काल है वह समाजशास्त्र के विकास की दूसरी अवस्था माना जाता है। समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था में यह माना जाता है कि सामाजिक जीवन परिवर्तनशील है, क्योंकि अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भांति इसमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, सामाजिक संबंधों में जिस तरह परिवर्तन होता है
सामाजिक संबंध हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सामाजिक जीवन परिवर्तनशील है, इन्होंने बताया, क्योंकि प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं बदलती रहती हैं, उसी तरह समाज में सामाजिक जीवन, समाज का व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तित होता रहता है। इसके पीछे कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं। इस अवस्था में सामाजिक विचारकों ने धीरे धीरे वैज्ञानिक विधि से सामाजिक घटनाओं को जानने का प्रयास शुरू किया। इसके बाद समाजशास्त्र के विकास की तीसरी अवस्था, इसमें समाजशास्त्र के विभिन्न पक्षों या सामाजिक जीवन की प्रघटनाओं का विशिष्ट एवं पृथक अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की घटनाओं का एक अलग से अध्ययन शुरू हुआ। सबसे पहले व्यक्ति के सामाजिक जीवन, जो कि सरल था, सभ्यता के विकास की ओर जटिल होने लगा। प्रारंभ में व्यक्ति की आवश्यकताएं कम थी और उन आवश्यकताओं के आधार पर उनका विकास जो था वो बहुत सरल था और उनका जीवन बहुत ही सरल था, आसान था। लेकिन धीरे धीरे सभ्यता का जब विकास हुआ, बढ़ता गया, तो वह और जटिल होने लगा। सामाजिक घटनाएं भी जटिल और विस्तृत होने लगी। जब सभ्यता का विकास जटिल होने लगा, मानव आगे बढ़ने लगा और उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो धीरे धीरे उसका जीवन भी कठिन होता गया, जिससे सामाजिक घटनाएं, समाज में पड़ने वाली जो प्रभाव है उसके द्वारा वो भी जटिल होते गए। इससे ऐसे समाज की विभिन्न प्रघटनाओं और पक्षों, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक का अध्ययन अलग अलग होने से अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर जो अनेक शास्त्र हैं, जिसमें राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, इन सब की उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति का जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ता गया, जिसमें आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक इनका अध्ययन करना आवश्यक हो गया, जिसके लिए अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति हुई। इसके आगे समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था में सेंट साइमन के विचारों के आधार पर अगस्त काम्टे ने नए विज्ञान की नींव रखी। यहाँ पर अगस्त काम्टे द्वारा समाजशास्त्र की उत्पत्ति से बात हो रही है, जिसमें उन्होंने सामाजिक भौतिकी, सबसे पहले समाजशास्त्र से पूर्व उन्होंने इसे सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था। लेकिन बेल्जियम के विद्वान क्वेडलेट ने इस शब्द का प्रयोग 1835 ईस्वी में अपने एक लेख में किया हुआ था। इसलिए अगस्त काम्टे ने 1838 और 39 में इसको समाजशास्त्र कहकर संबोधित किया। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे को कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में देखा। उन्होंने यह महसूस किया कि जैसे अन्य विज्ञान है, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसी तरह एक समाज का पूर्ण अध्ययन करने के लिए एक विज्ञान की आवश्यकता है, जो उन्होंने इसको समझा और एक नए विज्ञान के रूप में इसको रखा, जिसका नाम उन्होंने सामाजिक भौतिकी दिया था। लेकिन इसके पहले भी बेल्जियम के एक विद्वान ने इस शब्द का प्रयोग, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग, अपने एक लेख में सन 1835 में किया था। इसलिए अगस्त काम्टे ने इसको समाजशास्त्र का नाम दिया और इसीलिए अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जन्मदाता कहे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।